राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र। पिछड़ा वर्ग ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सगड़ी तहसील पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। पिछड़ा मोर्चा ने ईवीएम पर्ची का 100% मिलान या बैलेट पेपर से विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। 10 दिसंबर को पिछड़ा मोर्चा ने भारत बंद करने का ऐलान किया। सगड़ी तहसील पर दर्जनों की संख्या में राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के सदस्यों ने राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्री मांग पत्र न्यायिक उप जिलाधिकारी सगड़ी विशाल को सौंपा। सगड़ी तहसील पर गुरुवार को सुबह से धरना देकर 2 बजे राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के सदस्यों ने राष्ट्रपति को संबोधित 6 सूत्री मांग पत्र न्यायिक उप जिलाधिकारी विशाल को सौंपा, जिनमें मुख्य रूप से जाति आधारित जनगणना कराने व किसान विरोधी तीनों बिल वापस लेने और ईवीएम के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100% पर्ची का मिलान कराने या बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाली व निजीकरण समाप्त करने और न होने तक सभी निजी क्षेत्रों को संवैधानिक संरक्षण देने के साथ असम में नागरिकता से वंचित लोगों को अधिकार देने की मांग की। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तीसरे चरण के घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज तहसील पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। वहीं 5वें चरण में 10 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष शैलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए चुनाव में ईवीएम की जगह पर्ची से मतदान कराएं। इस अवसर पर मुख्य रूप से अध्यक्ष शैलेश यादव, जिला अध्यक्ष राम विनय पटेल के साथ राम दवर, गणेश, जय बहादुर, वीरेंद्र, राम लखन, सुभाष, राजकुमार, दिवाकर, मनोज, धर्मेंद्र, मुनीब आदि लोग मौजूद रहे। हमारा नाम शैलेश कुमार यादव है। सबसे अधिक दबाया गया तो ओबीसी की जातियों को दबाया गया है और सबसे अधिक गुलाम बनाया गया है तो ओबीसी की जातियों को, क्योंकि 1931 के बाद आज तक भारत में ओबीसी की जनगणना ही नहीं की गई और जनगणना की गई भी तो उसका जो है कि कमीशन कई बनाए गए दबाव में आकर, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। अभी काका कालेकर कमीशन और जो है मंडल कमीशन में 40 सिफारिशें थी, 2 ही सिफारिशें लागू हुई। अभी जो है कि 38 सिफारिशें को जो है कि ये मनुवादी सरकारें जो शासक वर्ग है आज तक लागू नहीं किया। तो हमारी मांग है कि ओबीसी की ही नहीं पूरे भारत की जनता की जाति आधारित जनगणना कर लीजिए और कितना क्षत्रिय है, कितना वैश्य है, कितना ब्राह्मण है, कितना बैकवर्ड है, कितना एससी है, कितना एसटी है, कितना ओबीसी है, कितना माइनॉरिटी में कितना मुस्लिम है, कितना सिख है, कितना ईसाई है, कितना जैन है, कितना लिंगायत है, कितना बुद्धिस्ट है। तो हम लोगों की जो ये मांग है और दूसरी हमारी मांग है कि ये कृषि काले कानून को लाकर और हमारे लोगों को ये गुलाम बनाने की साजिश है। ये हमारे लोगों को गुलाम बनाने की साजिश है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, मैं तो सोचता था कि ये पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा। साथियों, प्रधानमंत्री जब कह रहा है कि हमको कृषि कानून समझ में ही नहीं आया कि इसमें क्या कमियां क्या खामियां हैं। हमारे किसान भाई 1.5 साल से ऊपर हो गया वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हमारे किसानों भाई की हत्या कर दी जा रही है, गाड़ी से रौंद कर मारा जा रहा है। तो साथियों, ये बहुत गंभीर मामला है। और तीसरा जो मुद्दा है ये हमारा ईवीएम का मुद्दा है। साथियों, ईवीएम से सरकार चुनाव करा रही है। यह ईवीएम 1984 में इंदिरा गांधी ने, जब मान्यवर कांसी राम साहब ने स्लोगन दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो इंदिरा गांधी ने तो जब सर्च किया तो उन्होंने कहा कि ये बात तो सही कहा, क्योंकि हम 85 थे। कहा कि जिस दिन बहुजनों को जगाने में कामयाब हो गए कांसीराम, तो उस दिन हम 3.5% के लोग गांव के एक पंचायत के मेंबर नहीं चुने जा सकते। तो उस संबंध में उन्होंने पता किया, जहां ईवीएम मशीन बन रही थी तो वहां बैन की गई। तो ये पता किया कि ईवीएम मशीन आखिर क्यों बैन की गई। तो वहाँ पता करने के बाद ये पता चला कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, उसमें घोटाला किया जा सकता है। तो उन्होंने जब तक कांसीराम साहब थे तब तक उन्होंने कमी बेश जो है केंद्र सरकार में ईवीएम का घोटाला किया और राज्य सरकार को टेस्ट करने के लिए छोड़ दिया कि मायावती, मुलायम और लालू और तमाम बैकवर्ड के SC ST के नेता जो है अपनी तुम सरकार बनाओ। केंद्र से कानून बनता है और कानून
में बिगड़ता है, इसलिए केंद्र सरकार को उन्होंने नहीं छोड़ा। ईवीएम से कब्जा करके 2004 से मान्यवर साहब के बाद 2004 से पूर्ण रूप से कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला किया। 2009 में कांग्रेस ने पूर्ण रूप से घोटाला किया और जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर आवाज़ उठाई तो यह जो है कि बीजेपी वाले आवाज़ उठाने के बाद तो उनसे गुप्त समझौता हुआ। वो कहे कि 2 बार जो है कि आप कहे कि ठीक है इस बार 14 में आप प्रधानमंत्री बन लीजिए बीजेपी वालों को, तो वो कहे कि आपने 2 बार जो है कि घोटाला किया और मैं कैसे 1 बार। तो ये गुप्त समझौता होने के बाद नरेंद्र मोदी कह रहा था कि 2024 के बाद कोई सोचे साथियों, तो 2014 में भी ये सरकार बनाया ईवीएम मशीन में घोटाला करके और 2019 में। अब 2024 की जो बारी है तो हम लोगों ने जो है कि हमारे मेश्राम साहब ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है कि ये ईवीएम की परिवर्तन यात्रा निकाला, तो ये सरकार सोची साजिश लेकर आई और गोरखपुर में बीआरडी में मेडिकल कॉलेज में बच्चे जो मरे ये उसका परीक्षण था। और ये लॉकडाउन और कोरोना को लॉन्च किया गया भारत में, यह बड़े पैमाने पे भारत को जो है कि बंद करने का, भारत बंद किया गया साथियों। हमारे भारत की संपत्ति का कितना बड़ा नुकसान हुआ यह अभी प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है साथियों। ये हमारे जब से लॉकडाउन हुआ तब से हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी जो मूल निवासी बहुजन समाज है यह रोजी रोटी के लिए तड़प रहे हैं साथियों। और हमारा जो है कि चौथा मुद्दा है निजीकरण। साथियों आपने देखा रेलवे का निजीकरण हो गया, BSNL का निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया और बड़े बड़े विभागों का निजीकरण कंटिन्यू आज भी जारी है। तो हम निजीकरण अगर हो रहा है, सरकार कर रही है, तो हमारे ही साथी लोग कुछ लोग समर्थन करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप निजीकरण का समर्थन करते हो तो ठीक है, निजी क्षेत्र में भी हमको हमारे जिस तरह हमको संविधान में फंडामेंटल राइट हमारा अधिकार मिला था उस तरह हमको अधिकार दिया जाए। और फिर इसके बाद हमारा जो है पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। तो पुरानी पेंशन बहाल करने का मामला ये है साथियों कि हमारे कर्मचारी 60 साल 65 साल जो है कि काम करते हैं और बुढ़ापे का वो सहारा पेंशन था। ये नेता एक दिन के लिए अगर सपोज करिए कि 19 साल का लड़का है और एक दिन के लिए अगर वो 20 साल का 25 साल का लड़का है, अगर एक दिन के लिए वो विधायक बन जाता है, एक दिन के लिए वो जो कोई भी चुनाव लड़के अगर शपथ ग्रहण ले लेता है तो उसकी पेंशन को बहाल कर दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए और 4-4 5-5 पेंशन लेता है वो। और हमारे कर्मचारी 62 साल 60 साल सेवा देकर सरकार को उनको पेंशन से बहिष्कृत किया जा रहा है, क्योंकि यह जब पेंशन से बहिष्कृत हो जाएंगे तो इनके घर में ही झगड़ा हो जाएगा, इकट्ठा पैसा मिलेगा, बच्चे बांट लेंगे। और जब बच्चे बांट लेंगे तो वो कहेगा वो सेवा करेंगे, वो कहेगा वो सेवा करेंगे। और जब तक कमाए तब तक परिवार का भरण पोषण किए और जब उनको नौकरी छूट गई तो इसके बाद जो है कि वो अब दूसरे के अधीन हो गए साथियों। और सरकार जो है कि अपनी पेंशन बहाल कर रही है। और हमारा आखिरी मुद्दा है NRC और CA। NRC CA से क्या हमारा फ़ायदा है और क्या नुकसान है साथियों। सरकार के पास आज तक डाटा कलेक्ट करने के लिए जो है कि उसके कर्मचारी हैं, किसी में जो है कि राजकुमार लिखा जाता है तो किसी में राम कुमार, उसी राजकुमार को ही राम कुमार कर दिया जाता है। यह सही तरीके से जितने उनके पास डॉक्यूमेंट हैं उसमें से हमारे लोगों के 80% लोगों के पास डॉक्यूमेंट में अलग अलग डिफरेंस मिलेगा, जो कमियां मिलेंगी। और यह इस कमी को होने के वजह से 80% लोगों को इस देश में गुलाम बना के रखने के लिए ये सरकारें साजिश कर रही है। और उस साजिश का पर्दाफाश हम लोग NRC और CA में क्या है इसको विस्तार से बताने के लिए हम लोगों को जो है कि कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा, इसलिए आप लोग बाइट ले रहे हैं तो मैं इसमें नहीं बता सकता। उस किसान बिल की बात की, मोदी जी ने ऐलान किया है, देश के नाम राष्ट्र संबोधन में कहा है कि वो किसान बिल को वापस लेंगे। उनके बयान को किस तरह से देख रहे हैं? किसान बिल को वापस लेने जब उन्होंने ये भी कहा कि हम किसान बिल को समझ ही नहीं पाए, तो ये बताइए कि उनके पीछे जो सेक्रेटरी लगाए जाते हैं, IAS लेवल के अधिकारी होते हैं, तो वो क्या कर रहे थे? उनको समझाने में या तो नाकाम रहे। तो ये कानून बना कैसे जब प्रधानमंत्री को ही जो समझ में नहीं आया, तो ये कानून बना कैसे?